कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर पैसेज पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, फर्स्ट बार में पढ़ते ही हमारा सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो दूसरी बार हमें पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए इसमें भी इसी तरीके से शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न दिमाग में रखेंगे और फिर हम पहली बार में सभी प्रश्नों के आंसर निकालेंगे। ये भी बताऊंगा कि ये जो छोटे छोटे जो यहाँ पे लास्ट में जो छठा सातवां आठवां और नौवां जो दो प्रश्न आते हैं उनका आंसर आपको कैसे ढूंढना है, बेस्ट तरीका बताऊंगा। सिनोनिम एंटोनिम जो आते हैं वो भी आपको निकालना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो, मैं इधर आ जाता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूं। चलिए इसे जूम आउट करता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो इजीली दिख जाएंगे। राइट, अब दिख रहे होंगे ना। हाँ, अब देखो ये पहला क्वेश्चन है। ध्यान रखना, पूरे पेपर को पढ़ लेना, जितना जो है वो अभ्यास कर सको। मॉडल पेपर का अभ्यास कर लो। टॉपिक तो पढ़ लिया आपने, बहुत कुछ पढ़ लिया, थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहना, लेकिन इन मॉडल पेपर्स का अभ्यास जरूर कर लो क्योंकि दिए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो पहला प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ के बता देता हूं। लिखा है कि मेंशन सम ऑफ the qualities, mention some of the qualities of a modern women। इस पैसेज में दिया हुआ है आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज को बताइए। ठीक है, बताएंगे अभी जब हम पैसेज पढ़ेंगे। नंबर 2 क्या है, who has conferred equal rights and opportunities on women। किसने महिलाओं को समान अधिकार और समान अवसर जो है वो समान सुअवसर और समान अधिकार प्रदान किए हैं। भाई हमें नहीं पता, पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि वेयर एंड व्हेन वाज द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन हेल्ड। चौथी महिलाओं से संबंधित जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी और कहां पे हुई थी, अभी बताएंगे कहां पे हुई थी और कब हुई थी। पैसेज पढ़ेंगे तो बताएंगे। विच इज द मेन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन नैरो डाउन द प्रिवेलिंग। अब यहां पे देखो कुछ है प्रिवेलिंग, हम पढ़ लेते हैं इसको क्या है, क्योंकि हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा पैसेज में। प्रिवेलिंग इनइक्वलिटी फॉर विमेन। तो देखो कि आपको बताना है विच इज द मेन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच, वो मुख्य साधन कौन सा है जिसके माध्यम से वी कैन नैरो डाउन, जिसके माध्यम से हम कम कर सकते हैं द प्रिवेलिंग इनइक्वलिटी फॉर विमेन। महिलाओं को असमानता का भेद महिलाओं के साथ जो असमानता का जो भेद है उसे कैसे कम किया जा सके, क्या साधन है जिसके माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं, अभी देखेंगे भाई। और फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मेंशन द रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, वो भी बताएंगे। एंड व्हाई have various committees and commissions been constituted before and after the independence। तो आज़ादी के बाद जो है क्यों विभिन्न प्रकार के कमिटीज और कमीशंस जो है वो बनाए गए थे। और उसके बाद देखो लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे क्या करना, पैसेज विच मीन्स, इसका अर्थ है कि अलोइंग नो फ्रीडम। अगर किसी को आप आज़ादी नहीं देते हो तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। और टू मेक समथिंग गो फास्टर, किसी चीज को तीव्र करना, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे अभी देखेंगे। और 9th है ब्रिंग टू अ कंप्लीट एंड, किसी को पूरी तरह से नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं। सारे प्रश्न हमारे दिमाग में रेडी हैं और हम एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। तो आंसर इस तरीके से निकलेंगे बच्चों कि देखो, अब मैं पढ़ लेता हूं, आप लोग सुनते जाएं और आप लोग नोट करते जाएं, जहां जहां से आंसर मिलता है आप बताते जाएं कि सर हाँ ये आंसर है। देखो क्या लिखा हुआ है कि टुडेज वुमन इज हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन अलाइव टू द सेंस ऑफ हर डिग्निटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हर फंक्शन इन द प्राइवेट डोमेस्टिक डोमेन एंड द पब्लिक डोमेन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क। कार्य के क्षेत्र में महिला हर क्षेत्र में अपने आप जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई है, अब सेल्फ डायरेक्टेड है। अच्छा चलिए, ये तो एक अच्छी बात हुई, पहले प्रश्न का हमें आंसर मिल गया। क्या प्रश्न था हमारा, चलो देखो प्रश्न ये था बच्चों, प्रश्न ये था कि आप यहाँ पे देखो बताइए
कि मेंशन सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न वुमन, आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज बताइए। तो ये रही भाई आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज, पहली पंक्ति में मिल गई ना। इसलिए हमें एक, मैं कह रहा हूं ना, ये टेक्निक अगर आपने अपना लेना तो बहुत ईजी तरीके से आपका पेपर टाइमली हो जाएगा। नहीं तो ये पैसेज इतने बड़े आते हैं कि आपका बहुत सारा टाइम खा जाएंगे, और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो आप हड़बड़ाहट में आ जाएंगे, आपको लगेगा मेरा पेपर छूट जाएगा। और सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में रखो, पैसेज पढ़ो, पहली बार में सारे आंसर कंप्लीट, दूसरा पैसेज पढ़ो, सबसे जल्दी आपका पेपर कंप्लीट होगा, सारे क्वेश्चंस राइट होंगे, आप पर कोई दबाव नहीं आएगा और पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज बतानी हमें, ये रही आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज। आप लिखेंगे कि देयर आर मेनी क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न वीमेन। इस पैसेज में जो बताई गई है आप पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। नंबर वन लिखेंगे हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन, ये एक क्वालिटी हो गई। नंबर दूसरा है कि अलाइव टू द सेंस ऑफ हर डिग्निटी, ये हो गई दूसरी। फिर लिखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ हर फंक्शन, हाँ, प्राइवेट डोमेन्स एंड पब्लिक डोमेन्स में अपने इंपोर्टेंस को पहचानना, ये थर्ड क्वालिटी हो गई। ठीक है, विमेन आर रेशनल इन अप्रोच, ये चौथी हो गई बच्चों, ये चौथी क्वालिटी। एंड केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशन, ये पांचवी क्वालिटी हो गई। एंड वांट टू डू थिंग्स एज बेस्ट एज पॉसिबल, तो ये 5 क्वालिटीज हो गई महिलाओं की। ठीक है, इस तरीके से आप एक पॉइंट लगा के 5 बता दीजिए। और कैसे बताना, देखो पहले आप लिख देना देयर आर मेनी क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न वीमेन, एक पंक्ति आपने लिख दी, उसके नीचे लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे क्रम से लिखना। ठीक है, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब चलिए दूसरा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ बच्चों कि द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड इन बीजिंग इन सितंबर 1995 had emphasized that no enduring solution of society's most threatening social, economic and political problems could be found without the participation and empowerment of women। अब हमें एक और प्रश्न का आंसर मिल गया। कौन सा प्रश्न आया था ना कि महिलाओं से संबंधित वो कॉन्फ्रेंस कब और कहां पे हुई थी। बच्चों देखो प्रश्न क्या है। हाँ, तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न है कि वेयर एंड व्हेन वाज द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड, कब और कहां पर महिलाओं से संबंधित 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कब और कहां पे आयोजित हुई थी। तो ये बीजिंग में 1995 में हुई थी। आप यहां से लिखेंगे बच्चों, यहां से आपको आंसर लिखना। देखो ऐसे ढूंढोगे कि द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड इन बीजिंग इन सितंबर 1995। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा है? देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन 95 वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट हैड आल्सो एम्फेसाइज्ड द प्राइवेट रोल ऑफ विमेन इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड मेंडिंग द सोशल फैब्रिक। एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। ढूंढना पड़ेगा आपको, पहले पैसेज थोड़ा सा आप प्रश्न ध्यान से अगर पढ़ लिया, दिमाग में रखा तो आपका जो वोकैबुलरी, आपका वर्ड पावर अगर मजबूत है ना, तो एक लाइन से आपका एक प्रश्न मिल जाएगा। ये एक प्रश्न हमें मिला, इरेडिकेटिंग। इरेडिकेट का मतलब होता है बच्चों समूल नष्ट करना। एक प्रश्न था ना कि किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। देखो यहां पे मिला bring to a complete end, तो इसको हम कहते हैं इरेडिकेट, ERADICATE, इसे हम इरेडिकेट करना कहते हैं। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से नष्ट करना। मिल गया ना एक और। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अभी तो आज पैसेज कितना पढ़ा है हमने? 4-5 लाइनें पढ़ी है, 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड मेंडिंग द सोशल फैब्रिक। आगे लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड ऑन वीमेन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या प्रश्न था कि महिलाओं को समान अधिकार और सुअवसर किसने प्रदान किए हैं? ये रहा क्वेश्चन बच्चों की मेंशन, ये रहा हाँ, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा, हु हैज कन्फर्ड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन वीमेन, कि महिलाओं को सुअवसर और ये प्रदान किसने किया है? तो आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान ने। कहां पे लिखा हुआ है? ये रहा लिखा हुआ बच्चों, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि द
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड। मिल गया? तो देखो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ना। अब कौन कौन से हैं वो? पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ मैन। बिकॉज ऑफ ऑपरेसिव ट्रेडिशंस, अब ध्यान देना बच्चों, बिकॉज ऑफ ऑपरेसिव एक शब्द और आया है, ऑपरेसिव ट्रेडिशन। ऑपरेसिव ट्रेडिशन का मतलब क्या है कि दबाव की हमारी जो परंपरा है, महिलाओं को हमेशा हमने हमारे समाज ने युगों युगों से दबा के रखा है, घर में उस पर प्रेशर, ट्रेडिशन, सुपरस्टिशंस, एक्सप्लॉयटेशंस एंड करप्शन, मेजॉरिटी ऑफ वीमेन आर नॉट अलाउड टू एंजॉय द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ज्यादातर महिलाओं को इन सारी चीजों से वो सुविधाएं नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। क्या क्या? कि ऑपरेसिव ट्रेडिशंस है, सुपरस्टिशंस है, एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण, भ्रष्टाचार, मेजॉरिटी ऑफ वीमेन आर नॉट अलाउड टू एंजॉय द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एक और क्वेश्चन का आंसर मिला है, क्या मिला है? वर्ड है ऑपरेसिव। ऑपरेसिव का मतलब होता है दबाना। तो देखो क्या प्रश्न था? हाँ, प्रश्न यहां पे था, देखो बच्चों, प्रश्न था कि एलोइंग नो फ्रीडम, मतलब कि महिलाओं को फ्रीडम नहीं देना, स्वतंत्रता नहीं देना, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑपरेसिव, OPPRESSIVE, ऑपरेसिव ट्रेडिशन, है ना? तो आप ऑपरेसिव लिख दीजिए बस। तो ये देखो एक और क्वेश्चन हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब तो बहुत नजदीक आ गए हैं, बहुत कम क्वेश्चंस बचे हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है? अब यहां पे आ गए, opportunities best। हाँ, one of the major reason for this state of affair is the lack of literacy and awareness among women। तो इसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षा की कमी और महिलाओं के बीच में जागरूकता का अभाव। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन नैरो डाउन द प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी एंड एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। बच्चों एक साथ एक लाइन से हमें दो प्रश्नों के आंसर मिले हैं। क्या मिले हैं? पहला तो यह था कि वो क्या चीज है जिससे हम वर्तमान में महिलाओं की जो स्थिति है इसमें सुधार कर सकें, है ना? देखो, एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा एक वह साधन है थ्रू विच, जिसके माध्यम से वी कैन, हम कर सकते हैं क्या? नैरो डाउन, कम करना, द प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी, अभी जो महिलाओं के बीच में एक असमानता का जो भाव महिला और पुरुषों के बीच में, उसे कम करना है। कैसे कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें। जैसे जैसे महिलाओं को आप शिक्षित करेंगे, जैसे जैसे उसमें जागरूकता बढ़ेगी, अपने आप उन्हें अपने अधिकारों के प्रति वो सचेत होगी। तो एक तो हो गया एजुकेशन, और एक और एंड एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी को तीव्र करना। तो बच्चों देखो, एक्सीलरेट तो हो गया, किसका अर्थ? ये था एक प्रश्न, ये प्रश्न था कि टू मेक समथिंग गो फास्टर, किसी चीज को फास्ट करना, तो उसे कहते हैं एक्सीलरेट, ACCELERATE, एक्सीलरेट करना। जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर होता है ना, जैसे दबाएंगे गाड़ी और तेज दौड़ेगी, दबाएंगे गाड़ी और तेज दौड़ेगी। तो एक्सीलरेट का मतलब होता है तीव्र करना। और एक प्रश्न ये था, क्या प्रश्न था? एक प्रश्न था बच्चों, यहां पे देखिए, who has mentioned three which fourth और through which। हाँ देखिए, चौथा प्रश्न है, क्या है चौथा प्रश्न? which is the main instrument through which we can narrow down the prevailing inequality for women। तो हम वो एजुकेशन है, यानी शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं बच्चों, इस इनइक्वालिटी को नैरो डाउन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है एजुकेशन। बच्चों लगभग हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। हाँ, एक बचा है, अभी दो बचे हैं। देखो क्या क्या बचे हैं, अभी देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कि मेंशन सम क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न वीमेन, हो गया। दूसरा है हु हैज कन्फर्ड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन वीमेन, तो ये हो गया कि किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। फिर है कि वेयर एंड व्हेन वाज द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड, बीजिंग इन 1995। नेक्स्ट क्या है? विच इज द मेन इंस्ट्रूमेंट? एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है मेंशन द रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये बचा हुआ है कि पैसेज के अनुसार वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है उसका अध्ययन है, वो बताइए क्या अध्ययन है। और फिर बचा है व्हाई हैव वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, विभिन्न प्रकार के कमीशंस और कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज जो है वो क्यों बनाई गई। ठीक है, अभी देखेंगे। बाकी सारा ये हो गया है। तो दो बचे हैं, चलो दो को और ढूंढते हैं बच्चों। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है, एक तो हमें ये ढूंढना है। तो देखो बच्चों, यहां आगे हैं। हाँ,
अब देखो फटाफट से पढ़ लेता हूं। द रोल ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विमेन्स एजुकेशन इज द की टू अ बेटर लाइफ इन फ्यूचर। रिसेंट वर्ल्ड बैंक आ गया बच्चों, देखो, और रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी सेज दैट एजुकेटिंग गर्ल इज नॉट अ चैरिटी, इट इज गुड इकोनॉमिक्स, एंड इफ डेवलपिंग नेशंस आर टू इरेडिकेट पॉवर्टी दे मस्ट एजुकेट द गर्ल। तो ये हमें मिल गया कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है, वो क्या कहती है कि वो कहती है सेज दैट एजुकेटिंग गर्ल, जो शिक्षित बालिका हैं वो एक चैरिटी नहीं है, बल्कि वो हमारी इकोनॉमिक्स में योगदान देती हैं। एंड डेवलपिंग नेशंस आर टू इरेडिकेट पॉवर्टी, और जो राष्ट्र हैं उसकी जो गरीबी है उसे मिटाने में ये योगदान देती हैं। और फिर दे मस्ट एजुकेट द गर्ल्स, इसलिए बालिकाओं को शिक्षित करना चाहिए। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, उसको भी कर लेते हैं। क्या है कि द रिपोर्ट सेज दैट द इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन education of the girls considerably affect the human development index of national and society would progress only if the status of women is respected and the presence of an educated women in the family would ensure the education of family self education and empowerment of women are closely related। अब देखो तो नेक्स्ट क्या है, अब देखो, विमेन्स एजुकेशन हैज नॉट रिसीव्ड ड्यू केयर एंड अटेंशन फ्रॉम द प्लानर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। द नेशनल कमीशन फॉर विमेन हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट इवन आफ्टर सो मेनी years of independence women continue to be treated as the single largest group of backward citizens of India. The role of women in overall development has not been fully understood, nor has it been given its full weight in the struggle to eliminate poverty, hunger, injustice and देखो inequality in the national level. Even when we are living in the 21st century, our society still discriminate against women in matter of their rights and privileges and prevents them from participating in the process of national and social progress. Various commissions and committees मिल गया बच्चों, यहाँ पे देखिए various committees and commissions have been constituted before and after the independence to evaluate the progress in women's education and to suggest ways and means to enhance the status of women। ये है हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कि विभिन्न कमिटीज और कमीशंस क्यों बनाए गए। विभिन्न कमिटीज और कमीशंस इसलिए बनाए गए ताकि वो इवेल्युएट कर सके, मूल्यांकन कर सकें किस बात का, द प्रोग्रेस इन विमेन्स एजुकेशन, महिलाओं में शिक्षा का कितना विकास हुआ है, एंड टू सजेस्ट, और सुझाव दे सकें, वेज एंड मीन्स, क्या तरीके और क्या रास्ते अपनाए जाएं, टू इनहेंस द स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं के स्तर को बढ़ाने के क्या क्या उपाय किए जाएं। ये सारी चीजों का सुझाव देने के लिए जो है विभिन्न कमिटीज और कमीशंस जो है वो गठित किए गए भारत में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में। तो बच्चों देखिए हमने 9 क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी पैसेज में से मिले हैं, और जिस तरीके से मैंने टेक्निक बताई, इस टेक्निक को अगर अपनाते हो तो आपको सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, यानी 9 में से 9 नंबर। तो बच्चों ये है हमारा पहला भाग, और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट लेकर के आ रहा हूं इसका सेकंड भाग में हम करेंगे इसके सेकंड पैसेज को, और फिर करेंगे हम इसके जो ग्रामर और वगैरह टोटल ही है वो। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आप जल्दी थोड़ा सा रुकिए, कि जो यहां पे बच्चों है ना, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जो पीडीएफ है ना, मैं जो इसकी पीडीएफ जो है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसकी पीडीएफ पूरी जो है वो अवेलेबल करा दूंगा, और वो ये है वो पीडीएफ जो मैंने इसकी प्रिंटेड तो तैयार करी है आपके लिए, बिल्कुल मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। खुल जा भाई, खुल जा, चलो ये खुली हुई है शायद, चलो इसको करते हैं, हाँ खुल जा भाई, खुल जा, ये खुल गई। अब देखो ये खुल गई, तो ये प्रिंटेड नोट्स है मेरे, नोट्स क्या मतलब, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे रेडी हैं, और ये पैसेज है, देखो यहाँ से ये पैसेज है, ओके, ये पैसेज आपको नहीं दिखता होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो ये पैसेज है, टुडेज वीमेन इज अ हाईली सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन, और इसके क्वेश्चन इस तरीके से, आंसर ऐसे देने। देखो अब आप आंसर कैसे लिखोगे, आपके क्वेश्चन पेपर आंसर बुक में कैसे लिखोगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मेंशन सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न वीमेन, तो आप लिखोगे कि सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ मॉडर्न वीमेन अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर। इस पैसेज के अनुसार महिलाओं की, आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज इस प्रकार है, कैसे हैं,
तो देखो कैसे एक एक करके आपको पॉइंट लगा करके लिखना है। पहला है आपको लिखना है सेल्फ डायरेक्टेड, हमने देखा था ना पैसेज में लिखा हुआ है, अवेयर ऑफ हर डिग्निटी, रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ हर रोल इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक डोमेन्स, रेशनल इन अप्रोच, केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशंस एंड स्ट्राइव्स फॉर एक्सीलेंस। तो ये 6 क्वालिटीज आपको बतानी है। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न देखो ये था कि हु हैज कन्फर्ड द इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन वीमेन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे देखो लिखा वेयर एंड व्हेन वाज द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड, तो ये 4th कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बीजिंग इन 1995। फिर लिखा है कि विच इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, तो वो मेन इंस्ट्रूमेंट बच्चों एजुकेशन ये रहा। उसके बाद है मेंशन द रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी, तो वर्ल्ड बैंक स्टडी ये कहती है, वर्ल्ड बैंक स्टडी पैसेज कहती है कि एजुकेटिंग गर्ल्स इज नॉट चैरिटी बट गुड इकोनॉमिक्स एंड क्रूशियल फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इन डेवलपिंग नेशंस। और फिर आगे देखो व्हाई हैव वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस गठित क्यों किए गए थे, तो इवेल्युएट द प्रोग्रेस इन वीमेन्स एजुकेशन एंड साथ ही साथ सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू एनहांस द स्टडी ऑफ स्टेटस ऑफ वीमेन। और उसके बाद फाइंड आउट, जो आपको लिखना है कि फाइंड आउट इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ देखो तीनों का लिखा हुआ है ना। अलाउइंग नो फ्रीडम, तो उसे हम ऑपरेसिव कहेंगे। उसके बाद टू मेक समथिंग गो फास्टर, उसे हम कहेंगे एक्सीलरेट। और ब्रिंग टू अ कंप्लीट एंड, उसे हम कहेंगे इरेडिकेट। ठीक है, तो ये पीडीएफ अगर आप कहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, हाय हेलो कुछ भी लिख देंगे इस नंबर पे, तो आपको हमारा लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक और हमारे वेबसाइट का लिंक, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। नंबर नोट करो 9079622989। इस नंबर पे मैं आपको बता दूं कि जो ऐप का लिंक मिलेगा उस ऐप में जितनी अपनी कंप्लीट जो ग्रामर है और साथ ही साथ जो अपना कंपोजिशन है, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, रिपोर्ट, पैराग्राफ, लेटर्स, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, जितने भी हैं और कंप्लीट ग्रामर के 4 टॉपिक है वो टोटली मैंने फ्री कर दिए हैं। तो आप ऐप में जाकर के वो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो टोटली पढ़ सकता है, वहां पे वीडियोस भी हैं, पीडीएफ भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगी। अब हम करेंगे सेक्शन बी, जो है हमारा सेक्शन बी जहां से शुरू होता है वो ये है कि हमें जो अपना कंपोजिशन वाला भाग है वहां से हम सेक्शन बी को शुरू करेंगे। कंपोजिशन में 3rd क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली यू हैव स्टार्टेड योगा क्लासेस फॉर वीमेन। ध्यान से समझना, महिलाओं के लिए स्पेशली आपने योगा क्लासेस स्टार्ट करी है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर गिविंग डिटेल, तो अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है। और वैसे मैंने बाकी जो अपनी जो पुरानी जो पहले वाली जो क्लासें रही है ना उस क्लास में मैंने सारे जो शॉर्ट कंपोजिशन है वो करा दिए, नोटिस राइटिंग है या फिर अपना एडवर्टाइजमेंट राइटिंग भी हमने वहाँ पे किया हुआ है। साथ ही साथ जो आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट जो है वो भी हमने किया, एक्सेप्ट और डिक्लाइन कैसे करना है किसी इन्विटेशन को, फॉर्मल और इनफॉर्मल को, वो हमने वहाँ पे किया हुआ है। अगर आपको वो क्लासें हमारी चाहिए, जैसे नोटिस चाहिए तो आप लिखोगे नोटिस बाय एजुकेशन राइज, यूट्यूब पे अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा अपना वाला। इसी तरीके से अगर आप लिखोगे एडवर्टाइजमेंट बाय एजुकेशन राइज तो वो भी आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है। किसके लिए? कि हमने योगा क्लासेस स्टार्ट करी है स्पेशली महिलाओं के लिए। तो कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, आपको इस तरीके से आपको मैं यहाँ पे लिख करके जो लाया हूं वो आपको दिखा देता हूं कि आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। हाँ, अब देखिए ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 ये है कि रिसेंटली यू हैव स्टार्टेड योगा क्लासेस फॉर वीमेन। हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको यहाँ से शुरू करना है। आप देखो सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर, आपने आंसर लिख दिया, ये पेज नेक्स्ट चेंज हो रहा है, आप क्या करेंगे जहां फ्रेश पेज से यहीं पे आंसर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, तो ये हमने लिख दिया ANS आंसर। अब सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में हेडिंग लिखी जाती है टॉप मोस्ट में। पैटर्न थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, आप लोग शानदार से शानदार पैटर्न बता रहा हूं। इस तरीके से अगर आपने लिख दिया तो आपका 100%
पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखना। और मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब क्या है, आपने 80 में से ऑटोमेटिक नंबर छोड़ना शुरू कर दिया, तो छोड़ना नहीं, हमें तो 80 में से 80 पूरे नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग, क्या लिखा है हेडिंग, फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ योगा क्लासेस फॉर वीमेन, ये हो गई हमारी हेडिंग। आगे क्या लिखा है, एम्पावर योर सेल्फ विद द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ योगा, ये हमने एक हेडिंग लिखी है 2 लाइन में, कितनी शानदार है कि फाइंड योर इनर स्ट्रेंथ, अपनी आंतरिक शक्ति प्राप्त करिए, योगा क्लासेस फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए योगा क्लास। फिर एक लाइन नीचे लिखी, एम्पावर योर सेल्फ विद द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ योगा, हमारी भारत की प्राचीन योग परंपरा से अपनी ताकत को जगाइए। तो ये तो हो गई हमारी हेडिंग। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो ये 2 लाइन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल चल जाएगी। ये लिखने के बाद में अब हम हमारे जो योगा क्लासेस है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। क्या लिखेंगे, वी आर प्राउड टू अनाउंस न्यू योगा क्लासेस स्पेशली डिजाइन फॉर वुमेन स्टार्टिंग फ्रॉम 21 मार्च 2024। बिल्कुल साहब, आपको क्लियर जानकारी दे देनी है, क्लियर आपको बता देना है कि आप क्या करने वाले हो, कितनी तारीख से और किसके लिए। These classes offer a supportive and welcoming environments too। अब देखो हमारी इस क्लासेस में क्या क्या मिलेगा आपको, improve flexibility and strength, reduce stress and anxiety, increase mindfulness and self awareness and connect with a supportive community of women। ओके अब देखो नीचे, नो प्रायर एक्सपीरियंस नेसेसरी, पहले से आपको जानकारी हो योगा की ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Our qualified instructor will guide you through various yoga styles। हमारे प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक जो है वो आपको अलग अलग योगा का अभ्यास करवाएंगे। कैटरिंग टू ऑल लेवल्स ऑफ फिटनेस, यानी आपकी पूरी फिटनेस के लिए हर टाइप से आपको, मतलब कुछ इतना अट्रैक्टिव बनाओ ना कि लोग देख करके आकर्षित हो जाए और आपकी क्लास में एडमिशन ले ले। ये सारी चीजें आपको लिखनी है बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करता हूं। आगे हमने क्या लिखा है, क्लासेस आर ऑफर्ड एट, अब देखो क्लास कैसे कैसे मिलेगी आपको, वीक में कितने दिन मिलेगी, डे 1, डे 2 और डे 3, जितना दिन आप देना चाहो उतने दिन दे सकते हो। कितने बजे, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे, 5 बजे, क्योंकि हमेशा योगा 5 बजे, टाइम का भी थोड़ा देखना पड़ेगा, गतिविधि कब होती है, योगा अर्ली इन द मॉर्निंग ही होता है, वो ही हाँ जो है वो लाभदायक होता है। अर्ली बिट डिस्काउंट अवेल्स अंटिल 15 मार्च, अब देखो जो पहले एडमिशन लेगा उसको हम डिस्काउंट भी देंगे, 15 मार्च से पहले अगर कोई एडमिशन लेता है तो उसको विशेष डिस्काउंट है। लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल, देखो भाई सीट कमी है, ज्यादा नहीं है, फिर बाद में आओगे नहीं मिलेगी, मतलब कुछ ऐसा करो ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज का मतलब ही क्या होता है, विज्ञापन का मतलब ये होता है इस तरीके से आप बनाओ कि लोग आपकी इस चीजों को आकर्षित हो जाए आपकी तरफ। लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल, कॉन्टैक्ट अस टुडे फॉर रजिस्ट्रेशन, आज ही हमसे संपर्क करें अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। आपने अपना फोन नंबर दे दिया, आपने अपनी ईमेल आईडी दे दी, बस हो गया। और एंड में एक लाइन और, क्या, फाइंड योर बैलेंस, फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड फाइंड योर इनर यू। अब देखो और क्या बाकी रहा है, कितना अट्रैक्टिव हमने ये आपके लिए रेडी किया है बच्चों। और योगा क्लासेस अभी वर्तमान की जो कंडीशन है ना उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, योगा पर आपको जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट लिखना हेतु आ सकता है। पैराग्राफ राइटिंग भी आ सकती है, इस पे ध्यान देना, तो पैराग्राफ राइटिंग भी आ सकती है और ये भी आपको मिल सकता है, तो आप अच्छी तरह से इसे जो है वो ढंग से तैयार कर लीजिए। वैसे मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो ना, तो वैसे में जो पुराने बच्चे उनको तो सबको पता है, अगर कोई नया बच्चा आया है तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, आपको हमारे ऐप की लिंक, वेबसाइट की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक, कोर्सेज की लिंक, सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आपको तो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब एक्चुअली व्हाट्सएप पे क्या होगा कि जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद की पीडीएफ मिलेगी, और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम चैनल, तो उसमें जो पुरानी पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। आप पे डिपेंड करता है आप क्या ज्वाइन करेंगे। नंबर लिखो 907962 989। ओके, तो ये अपना नंबर है, आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्रश्न है चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न क्या कहता है, देखो कि यू आर शिल्पी ऑफ जयपुर, नहीं अभी देखो अभी एक और है, थर्ड जो है ना, थर्ड, इस थर्ड में अथवा में है क्या, राइट नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब वार्षिक उत्सव में जो पुरस्कार वितरण समारोह है
उसके बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने हेतु आप एक नोटिस लिखिए। तो हमने खूब सारे नोटिस लिखे बच्चों, एक नोटिस और बता देता हूं मैं आपको, एक नोटिस और बता देता हूं। नोटिस लिखने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि सब देखो, जैसे हमने यहाँ पर भी यहाँ पे लिखा आंसर है ना, जहां से आप शुरू करें फ्रेश पेज से, यहाँ पे लिखेंगे आंसर। हमने फ्रेश पेज से ही शुरू किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर जोधपुर, जो भी आप जहाँ भी पढ़ते हो तो वो आपको लिखना है। तो आप अब देखो, कई बार बच्चे ये कहते हैं सर कैपिटल लेटर में लिखें कि स्मॉल लेटर में लिखें, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसे है ना नियमों में मत उलझो, ये फालतू की चीजों में मत उलझो, आपको तो लिखना है। आप चाहो तो ये जो नेम ऑफ स्कूल लिखते हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दो, आप चाहो तो पूरा ही कैपिटल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना जो इंग्लिश के रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या रूल्स हैं? कि कोई भी जो नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन जो होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। मतलब इंग्लिश के रूल्स को हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आप अगर स्कूल का नाम लिखते हो तो या तो फुल पूरा कैपिटल लेटर में लिख दो तो चल जाएगा, और अगर पूरा कैपिटल लेटर में नहीं लिखो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, GOVT आपने कर दिया गवर्नमेंट, उसके बाद सीनियर, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद स्कूल, और उसके बाद आप जो भी है जोधपुर तो आप लिख दो जोधपुर। ठीक है, और फिर से कह देता हूं कैपिटल लेटर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसे कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस साइड हो गई हमारी डेट 4 मार्च 2024, क्लियर। यहाँ पे सेंटर में हम लिखेंगे नोटिस, इसको कैपिटल लेटर में लिख देना, NOTIC, इसको नोटिस को कैपिटल लेटर में लिख देना। और इसके नीचे हम लिखेंगे हेडिंग एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको भी चाहो तो कैपिटल लेटर में लिख दो। अगर कैपिटल में मान लो नहीं लिखते हो, भूल जाते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप तो बस लिख के आ जाना। और उसके बाद देखो, अब एक्चुअली यहां पे हमने जो सब्जेक्ट लिखा है ना, आप अब ये जो सब्जेक्ट है ना आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना होता है, अगर लिख भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे नहीं भी लिखो तो चलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस द एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। मतलब बच्चों, आपको सूचित करते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारा वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह जो है वो हमने घोषित कर दिया है। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा क्या है कि दिस प्रेस्टिजियस इवेंट विल बी हेल्ड टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स ऑफ अवर स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड अदर एरियाज। तो इसमें हमारे विद्यालय के जो भी छात्र हैं जिन्होंने शैक्षिक क्षेत्र में अन्य सह शैक्षिक गतिविधियां जैसे खेलकूद है, अनुशासन और जितने भी ऑल ओवर जो फील्ड्स होते हैं जिसमें बच्चों ने जो शानदार जो अपनी प्रदर्शन अपना किया है, उसमें बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। अब देखो डिटेल ऑफ द सेरेमनी, इसके बारे में क्या क्या है डिटेल, कि ये कब होगा, तो ये कितनी तारीख को होगा हमने लिख दिया, कितने बजे शुरू होगा, कहाँ पे होगा, वो वेन्यू आपको प्लेस का नाम लिखना है। अगर आपका स्कूल है तो आप लिखेंगे स्कूल ग्राउंड। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द फंक्शन वी विल बी अवार्डिंग प्राइजेस टू स्टूडेंट्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर। जिन छात्रों ने पूरे वर्ष के भर के दौरान विभिन्न जो अपने प्रदर्शन किए हैं, श्रेष्ठ प्रदर्शन, उन बच्चों को पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज देयर डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। उसके बाद सिंसियरली, और आप अपना नाम लिख दीजिए, जो भी नाम है। अगर कुछ भी नहीं है ना तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंसिपल, PRINCIPAL। तो ये हो गया आपका बच्चों एक नोटिस राइटिंग। ठीक है, चलिए अब ज्यादा टाइम खराब ना करके फिर से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आगे जो क्वेश्चन अपना चौथा प्रश्न है बच्चों, देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न ये कहता है कि क्या है ना, यू आर शिल्पी ऑफ जयपुर, राइट रिपोर्ट फॉर एन स्टीम्ड न्यूज़पेपर ऑन हाउ अ शॉर्ट सर्किट सेट अ शॉप ऑन फायर। आप एक रिपोर्ट लिखिए और उसमें ये बताइए, एक न्यूज़पेपर के लिए, क्योंकि रिपोर्ट हमेशा न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाती है। रिपोर्ट क्या होता है एक्चुअली बच्चों, जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है वो एक प्रकार की रिपोर्ट होती है। तो अब आपको अब इसमें चिंता नहीं करनी, इसका कोई फॉर्मेट कैसे याद करें, क्या बिल्कुल सिंपल सा मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपको ये लिखना पड़े कि भाई एक दुकान में आग लग गई, तो आप उस आग की घटना का
क्योंकि समाचार ऐसे ही होते हैं। तो अब आपको हो सकता है इसी पे आ जाए। ये पेपर बहुत ही ढंग का है, अच्छा है, ध्यान रखना जितने भी, इसलिए तो मैंने आपके लिए प्रिंटेड यहाँ पे तैयार किया है। बाकी तो मैं ऐसे भी बता सकता बच्चों, कर लेना, आप कर लेना, चलो ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, और अच्छा ऐसा करना, ये छोड़ देना और ये कर लेना, ऐसा नहीं। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कोई भी चीज छोड़ो मत, लापरवाही कहीं पर भी नहीं, हमेशा गंभीर रहो अपने काम के प्रति, और विशेष करके एग्जाम के प्रति तो आपको बिल्कुल सीरियस होना है। तो ये जो रिपोर्ट हमने आपके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार करी है, और वो रिपोर्ट इस प्रकार रहेगी। आपको ऐसे देखो लिखनी है कि आपको ये क्या लिखना है कि भाई एक दुकान में आग लग गई और उसका वर्णन आपको करना है। तो यहां पे देखो कि ये है चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न क्या है कि यू आर शिल्पी ऑफ जयपुर, राइट अ रिपोर्ट। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो अब जब हम शुरू करते हैं तो पहले हेडिंग, आपने भी जैसे अखबारों में जो हम न्यूज पढ़ते हैं तो न्यूज में भी पहले हेडलाइंस होती है ना, हेडलाइन मुख्य समाचार होता है, और उसके बाद फिर उसका विवरण होता है। तो जो मुख्य समाचार होता है, जो मेन हेडलाइंस होती है, आपको इसी तरीके से एक हेडलाइन लिखनी है। क्या हेडलाइन? और वही हमारा टाइटल हो जाएगा रिपोर्ट का, शॉर्ट सर्किट ब्लाजेस थ्रू जयपुर शॉप। बस ये हो गई हेडिंग। ओके, अब देखो फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, हम प्लेस लिखते हैं और तारीख लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम रिपोर्ट लिखना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये पहले लिखा जयपुर February 29, 29 फरवरी। और आप अपने हिसाब से कोई भी डेट लिख दीजिए। अब यहां पे लिखेंगे अ डिवेस्टेटिंग फायर engulfed a shop in the bustling नया बाजार एरिया ऑफ जयपुर लास्ट नाइट। कि भाई अब कहां पे लगी, जयपुर के कौन से इलाके में पिछली रात को एक भयंकर आग लग गई। सस्पेक्टेड टू बी कॉज्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट, कारण क्या था कि शायद शॉर्ट सर्किट से लगी हो, ऐसा एक जो है वो एक संदेश जो है वो जाता है। द फ्लेम्स विच इरप्टेड अराउंड 8 PM क्विकली स्प्रेड थ्रू द शॉप। 8 बजे जो ज्वालाएं दिखी थी वो एकदम से भड़क गई। आइडेंटिफाइड एज शांति प्रोविजन स्टोर, और वो दुकान कौन सी थी, दुकान का नाम ये था, नाम क्या था, शांति प्रोविजन, और भड़क गई आग। कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द इन्वेंट्री एंड द स्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो कहां कहां पे नुकसान हुआ वो आपने लिख दिया। बच्चों इस तरीके से ये कंप्लीट PDF में आपको अवेलेबल कराऊंगा, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेना, आ सकता है इस पर, इसलिए आप लोग पढ़ लेना। चलो अब देखो, अब मैं पूरा पढ़ के इसको सुनाऊंगा नहीं, आप लोग देखो क्या क्या हुआ, और कितने लोग, और कोई हताहत हुआ तो वो लिखना है, और कैसे हेल्प करी, और फायर ब्रिगेड को बुलाया, और वो सारी चीजें इसमें कंप्लीटली लिखी हुई है, किसने क्या कहा, और ये अपना एक हो गया आपको बच्चों रिपोर्ट। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट है। रिपोर्ट में क्या होता है, आपको हेडिंग लिखनी होती है टॉप में, इसका जो पैटर्न जो होता है, या इसका जो फॉर्मेट होता है उसको समझो। आप हेडिंग लिख दो, हेडिंग के बाद में नीचे प्लेस का नाम लिख दो, डेट लिख दो, और उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ उसका सीधा सीधा विवरण लिखना शुरू कर दो, आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब हम, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां। हाँ नहीं, चौथा प्रश्न है। चौथे में एक और क्वेश्चन है, क्या है कि राइट अ पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स बेस्ड ऑन गिवन सम क्लूज कंज्यूमिंग फ्रेश फूड इंस्टेड ऑफ कैन फूड। डिब्बे वाले भोजन से की बजाय जो भोजन है ना, फ्रेश फूड और डिब्बे वाले फूड के बारे में आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे कुछ जो क्लूज दिए हुए हैं, हिंट दिए हुए हैं, आपको इनका प्रयोग करना है। फ्रेश फूड, फ्लेवर, कैन, एडेड, फ्रेश, ये सारी चीजों को शामिल करते हुए आपको लिखना है एक पैराग्राफ। तो आइए लिखते हैं एक पैराग्राफ इन सारी चीजों को शामिल करते हुए। तो ये रहा अपना चौथे क्वेश्चन का सेकंड और पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या है कि राइट अ पैराग्राफ 100 वर्ड्स। ओके, ये क्लूज हमने लिए। हाँ, अब पैराग्राफ में ना तो कोई हेडिंग होती है, ना आपको कोई प्लेस लिखना है, ना डेट लिखनी है, कुछ भी नहीं लिखना है। आप सीधा सीधा जो टॉपिक दिया उस पर लिखना शुरू करो। तो हम लिखेंगे while the convenience of canned food is undeniable, opting for fresh produce whenever possible offers a multitude of benefits. Fresh fruits and vegetables boast a vibrant and superior flavor compared to their tuned counterparts, as they haven't undergone processing that can diminish their natural taste. Additionally, fresh food generally contains favor added ingredients like preservative and sodium. तो अब देखो कि फ्रेश फूड और कैन फूड दोनों में क्या है, उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें बताई गई है। बिल्कुल आपको 100 वर्ड्स में बच्चों ये लिखना है। ठीक है, तो छोटा सा है, आप देखो 4-5 लाइन है, इतनी सी है, आराम से लिख सकते हो। ये PDF में आपको अवेलेबल कराऊंगा, आप लोग इसे पढ़ लेना और याद करके इसे लिख देना। चलो बच्चों अब देखो इसके बाद में, अब देखो ये हो गया हमारा
हिल तो नहीं गया, हाँ ठीक है। अब देखो ये है 5वां प्रश्न, ये है 5वां। अब देखो हमारा ग्रामर सेक्शन शुरू होता है, एक काम करते हैं ग्रामर अपन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो लेटर्स है ना, ये मैं आपको अलग से हमने अवेलेबल करवाऊंगा, टोटली लिख करके आपको कैसे लिखना है। तो अब ग्रामर सेक्शन शुरू होता है, सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है बच्चों ग्रामर में, इसमें आपको क्या करना होता है कि जो 6ठा 7वां और 8वां और 9वां 4 प्रश्न आएंगे प्रत्येक, क्योंकि अपने ग्रामर में 4 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से 2-2 प्रश्न आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 6ठा क्या है कि ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हुए हैं इनका यूज करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। पहला क्या लिखा हुआ है कि डिड यू नोटिस द वुमन इन द कॉर्नर, सी वॉज राइटिंग अ लॉन्ग लेटर। क्या आपने उस महिला को, उस कॉर्नर में महिला को देखा, वो एक लंबा लेटर जो है वो लिख रही थी। इसे हमें हु से जोड़ना है, हु मैंने जो, तो हमें इसको सीधा सीधा ऐसे इसको कंबाइन करेंगे कि डिड यू, यहां से शुरू करेंगे, डिड यू नोटिस द वुमन इन द कॉर्नर, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम जोड़ देंगे हु, WHO, हु जोड़ेंगे, और फिर इसका हु सी, हु अभी ये सी हट जाएगा है ना, सी हट जाएगा, और हु वॉज राइटिंग ए लॉन्ग लेटर, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। मैं भी आपको इसकी PDF जो है उसमें आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। दूसरा देखो, ही सा मी एंड ही रैन अवे देन। अब इसे हमें वेन से जोड़ना है, तो हम लिखेंगे वेन ही सा मी, जब उसने मुझे देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब फिर से हमें देन वापस जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखो ये जो 2 क्वेश्चन है, ये जो 2 क्वेश्चन है इसको इस तरीके से आप लिखोगे। सेक्शन सी में ये देखो पहला वाला है, क्या लिखा है यहाँ पे कि डिड यू नोटिस द वुमन इन द कॉर्नर, सी वॉज राइटिंग अ लॉन्ग लेटर। हु से जोड़ना है तो जोड़ेंगे डिड यू नोटिस द वुमन इन द कॉर्नर हु, अब सी हटा दिया, वॉज राइटिंग अ लॉन्ग लेटर, ओके। दूसरा क्या है कि ही सा मी ही रैन अवे देन, इसे वैन से जोड़ना है, तो हम वैन को स्टार्टिंग में लिखेंगे, वैन ही सा मी, जब उसने मुझे देखा, ही रैन अवे देन, तो तब वो भाग गया, ओके। अब देखो ये तो हो गया हमारा 6ठा प्रश्न। इसी तरीके से 7वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 7वां प्रश्न क्या है, 7वां कहता है कि कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, कि इनको एक सेंटेंस बनाना है अपना। तो पहला क्या है, ही डिजर्व्ड सक्सेस ही फेल्ड, वो सफलता का हकदार था, वो फेल हो गया, और इसे हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और दूसरा है कि आई वॉज एनॉयड आई केप्ट क्वाइट, इसे हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो हमने क्या करना है कि जो सिंपल सेंटेंस बनता है उसके 6 तरीके हैं, मैंने आपको कल बताया था सिंपल सेंटेंस कंजक्शन जब हमने पढ़े थे, किस तरीके से इन्हें हमें ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है। और इसी तरीके से हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस को भी। तो देखो ये जो सेंटेंस है ना, इसको हम इस तरीके से करेंगे कि ही, 7वां प्रश्न देखो, हाँ इसको हम जोड़ना है कि ही डिजर्व्ड सक्सेस ही फेल्ड, इसको लिखेंगे डिस्पाइट डिजर्विंग सक्सेस, है ना, कि सफलता का हकदार होने के बावजूद ही फेल्ड, वो फेल हो गया। सिंपल सेंटेंस में 1 सब्जेक्ट एंड 1 फाइनाइट वर्ब होने चाहिए, तो इसके हिसाब से ये हुआ है, और हमने डिटेल में लिख दिया कि ये कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ है। दूसरा आई वॉज एनॉयड आई केप्ट क्वाइट, हमें इसे कंपाउंड से जोड़ना है। तो कंपाउंड में क्या होता है बच्चों कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसे हम करेंगे कि एनॉयड आई केप्ट क्वाइट, दिस यूजेज अ पार्टिसिपल फ्रेज टू कंबाइन द 2 सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने एक पार्टिसिपल फ्रेज का प्रयोग किया है, वो है एनॉयड, ओके। अब देखो नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास में एक तो है पहला है कि ही इज लव्ड, ही इज नॉट रेस्पेक्टेड, बट और एंड दोनों में से भरना है। तो हम भरेंगे ही इज लव्ड बट नॉट रेस्पेक्टेड। तो देखो ये लिखा हुआ है 8वां इधर लिखा हुआ है, हाँ ही इज लव्ड बट ही इज नॉट रेस्पेक्टेड। और दूसरा देखो क्या है कि द टेबल इज ब्लैंक हैवी ब्लैंक आई कैनॉट लिफ्ट इट, द टेबल इज सो हैवी, है ना, यहाँ पे सो दैट है, सो दैट, सो और दैट ये साथ में जो है वो लिए जाते हैं, नाइदर आइदर और का प्रयोग होता है, या तो ये या ये, पर इसमें आएगा सो दैट, कि द टेबल इज सो हैवी दैट आई कैनॉट, टेबल इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9th है बच्चों कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द पैसेज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिक्त स्थान इन योर डायरी, पुट इट डाउन या पुट इट अप। तो देखो पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपनी डायरी में लिखिए, तो हम करेंगे पुट इट डाउन इन योर डायरी, तो ये पहला वाला आएगा पुट डाउन। नेक्स्ट देखो हीज फ्रेंड्स और उसके बाद ब्लैंक है हिम ड्यू टू हीज हैबिट्स टर्न अगेंस्ट और टर्न आउट। देखो टर्न आउट का मतलब तो होता है बच्चों मुनाफा कमाना या कोई उत्पादन करना, और टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ हो जाना, से विमुख हो जाना। तो उसके मित्र उसकी आदतों के कारण उसके खिलाफ हो गए, उसको छोड़ छोड़ के चले गए, रिलेशन जो है वो छोड़ दिया, तो ये आएगा यहाँ पे ऑप्शन ये टर्न अगेंस्ट। तो ये है फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब पे हमने एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो डाल रखा है बच्चों, पहली से लेकर के लास्ट तक की जो अपनी जितनी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो सारी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। अगर आप वो क्लास देखना चाहते हो तो आप लिखेंगे फ्रेजल वर्ब्स बाय एजुकेशन राइज, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे बोल करके भी फ्रेजल वर्ब्स बाय एजुकेशन राइज, तो आपको अपनी फ्रेजल वर्ब का वन शॉट पूरी जो क्लास है वो आपको मिल जाएगी। चलिए बच्चों ये हमने किया है, यहाँ पे देखो ये हमने कर दिया सेक्शन सी को कंप्लीट किया है। अब हमारे पास है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है, ये जो क्वेश्चंस है सेक्शन डी में जो पैसेज है अपना बुक जो फ्लेमिंगो है उस बुक में से एक पैसेज आता है और उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे पैसेज तो हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सारे लेसन आपने भी पढ़े हुए हैं, मैंने कई बार पढ़ा दिए हैं, तो अपन सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो पैसेज दिया हुआ है ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर है एम हैमेल जो टीचर हैं और लास्ट लेसन नाम का जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो फटाफट से मैं पढ़ लेता हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न ये है कि व्हाट वाज द टोन ऑफ द टीचर व्हाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स। टीचर एम हैमेल जब अपने बच्चों को संबोधित कर रहे थे तो उनका टोन कैसा था, बोलने का तरीका कैसा था। ऑप्शन एक है ग्रेव, ऑप्शन बी है जेंटल, ऑप्शन सी है बोथ एंड ऑप्शन डी है नन। तो देखो वो ग्रेव भी थे और जेंटल भी थे, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी बोथ, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन विच वाज द ओनली लैंग्वेज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन से जो ऑर्डर आया था उसके अनुसार नहीं, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके अनुसार अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब कौन सी भाषा पढ़ाई जानी थी, तो बच्चों वहां पे ओनली जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच वहां पे नहीं पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थर्ड कि हुज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप फॉर द लिटिल बॉय। किसके शब्द उस छोटे से बच्चे फ्रेंच के लिए एक थंडर क्लैप के समान थे। थंडर क्लैप का मतलब होता है बहुत बड़ा एक आघात था उसके लिए। टीचर के शब्द, मेयर के शब्द, पोस्ट मास्टर के शब्द या नन ऑफ दम। तो उसका जो टीचर था एम हैमेल, जब उसने कहा कि दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तो ये वर्ड्स बच्चे के लिए एक थंडर क्लैप के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला है कि द लिटिल बॉय वॉज सॉरी फॉर। वो छोटा बच्चा दुखी था किस चीज के लिए, नॉट लर्निंग फ्रेंच, वेस्टिंग हिज टाइम, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो देखो उसने अपनी भाषा नहीं सीखी थी और अपना टाइम खराब किया था, इसलिए आज जब एम हैमेल ने कहा कि दिस इज द लास्ट लेसन तो उस बच्चे को काफी सॉरी फील हुआ। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 5 नंबर कि विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स रेस्पेक्ट। इन शब्दों में से किसका अर्थ होता है रेस्पेक्ट करना। इन पैसेज में रेस्पेक्ट करना, इंसल्ट है, फेथफुल है, डेयरिंग है, ऑनर है। तो ऑनर का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, किसी को सम्मान देना। जैसे उस दिन जब एम हैमेल क्लास डे था तो गांव के लोग थे वो भी क्लास में बैठे थे पिछली बेंचों पे, क्योंकि वो ऑनर करना चाहते थे किसका, एम हैमेल का, उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहते थे। एंड लास्ट वन इज कि विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज ऑपोजिट टू ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है खुश होना, इसका ऑपोजिट क्या है, सॉरी, ड्रेडफुल, डेयरिंग या मिस्टेक। तो इसका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा सॉरी, दुखी होना, है ना, खुश होना उसका उल्टा हो जाएगा दुखी होना। तो देखो ये हमने जो है वो हमारा नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है वो भी हमने कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखो बच्चों, हाँ अब देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी एंड हाउ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है, तो आप लोग, मैं ये पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, आप लोग पढ़ लीजिए कि सीमापुरी में जो रैग पिकर्स थे उनकी कंडीशन आपको यहाँ पे बतानी है। इसके क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे तैयार करके दिए, आप लोग ये सारे इसमें आंसर साथ में दिए है ना, आंसर 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 सभी के साथ में है, आप लोग इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कहता है
तो डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर सीमापुरी में आपको रैग पिकर्स की लाइफ के बारे में बताना है, तो आप लिखेंगे कि द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी इज अ हार्श रियलिटी, बड़ी कठिन वास्तविकता में जीते हैं वो लोग। दे ड्वेल इन स्लम्स lacking basic amenities like sanitation and proper housing. Their days are spent shifting through waste, vulnerable to health risk. Income is meager, मतलब बहुत कम कमाते हैं. Dependent on the weight of recyclable material they collect. Despite the struggle, they find dignity in their work. मतलब इन कठिनाइयों के बावजूद भी अपने कार्य को बड़े सम्मान के साथ करते हैं. Transforming garbage into gold to provide for their families. और वो जो कचरा होता है वो अपने उसको इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं और अपने परिवार के लिए एक प्रकार से इनकम जनरेट करते हैं. तो देयर एग्जिस्टेंस एक्सपोजेस द स्टार्क इनइक्वालिटी दैट परसिस्ट विद इन आवर सोसाइटी. तो ये हमने इसका आपको आंसर मिल गया. ठीक है, चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं. और इसके आगे जब हम बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, 11 हो गया हमारा, ये हो गया 11वां हो गया, 12वां आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है. इसमें से विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन करनी है. देखो पहले क्या है, एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. ये है माय मदर एट 66 में से ली गई है. तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेफरेंस. आप रेफरेंस में स्पेलिंग ध्यान रखना, आर कैपिटल लिखना है, REFERENCE, ये ऐसे रेफरेंस लिखा जाता है ना. पूरा कैपिटल आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ आर कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि आपको जो बेसिक जो रूल्स है इंग्लिश के वो फॉलो करने पड़ेंगे. बेसिक रूल्स क्या होता है, किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लिखना होता है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेफरेंस, और रेफरेंस में लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास. उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि लेखिका जब कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी अपने पेरेंट्स के होम से, तो उस समय जब उसकी माँ उसके पास बैठी थी उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है. फिर एक्सप्लेनेशन करनी है. ठीक है, इसी तरीके से देखो नेक्स्ट दूसरा है, और दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, हाँ ये कीपिंग क्वाइट में से लिया गया है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर बच्चों प्रश्न है. हाँ, अब 14 15 ये क्वेश्चन है, ये इसमें सारे दिए हुए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा. हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18. 18वां प्रश्न है हमारा. 18वां क्वेश्चन है बच्चों. तो 18वां प्रश्न देखो क्या है. मैं अब देखो अब थोड़ा सा, हाँ चलो इसको रहने दो. ठीक है, अब रहने दो. 18वां क्वेश्चन क्या है, हो गया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं. ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन है, जो विस्टार्स में से 6 प्रश्न आएंगे, तो उसको ओपन कर लेते हैं. पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ऑप्शन 1 है हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल के बारे में कौन बात करता है, डेविड करता है, सैम करता है, जॉन करता है, चार्ली करता है. तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन डी, चार्ली जो है वो थर्ड लेवल के बारे में बात करता है. मतलब उसने वो थर्ड लेवल पे गया था, उसने कहा मैं थर्ड लेवल पे गया, तो वो सब कुछ इसमें बताता है. नेक्स्ट दूसरा देखो, द किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड. राजा ने ऐसी राजकुमारी से विवाह करने के बारे में सोचा था जिसके राज्य जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए. किससे, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, घने जंगलों से, लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन इट्स फॉरेस्ट, उसके जंगलों में बहुत ज्यादा टाइगर्स होने चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, या फिर नो टाइगर्स विद इन इट्स टेरिटरी. तो उसने कहा था लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स होने चाहिए. क्यों, क्योंकि उसे टाइगर्स को मार करके अपना टारगेट पूरा करना था. तो टाइगर्स उसे नहीं मिल रहे थे, खत्म हो गए थे उसके अपने राज्य में, इसलिए वो चाहता था मैं किसी ऐसे, अब दूसरे राज्य में तो ऐसे तो कौन मारने देगा. तो फिर वो पहले उसने कहा कि मैं शादी करूंगा ताकि वहां जाके ससुराल में फिर टाइगर्स मार करके अपना 100 जो टाइगर्स मारने का टारगेट है उसको पूरा करूंगा, इसीलिए वो है टाइगर होने चाहिए. नेक्स्ट क्या है देखो कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सदाउस फैमिली सर्वेंट्स व्हेन ही डिसाइडेड टू हेल्प द सोल्जर. जब डॉक्टर के परिवार के नौकरों से उस सोल्जर्स को हेल्प करने के बारे में जब बात हुई, तो उनका रिएक्शन क्या था. They were unhappy and frightened, they were neither happy nor frightened, they were happy and cooperate, या फिर they were untouched from the incident. तो वो they were frightened, unhappy and frightened, भयभीत थे, डरे हुए थे. ओके, एंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेरी एंटर्ड लैम्प्स गार्डन बिकॉज इट वाज अ. डेरी ने लैम्प के गार्डन में क्यों प्रवेश किया था, क्योंकि ये एक बिजी प्लेस था, क्योंकि एक लॉनली प्लेस था, क्योंकि एक अट्रैक्टिव प्लेस था, या फिर एक अच्छा प्लेस था. तो बिकॉज दैट वाज अ लॉनली प्लेस, ये एकांत स्थान था,
इसलिए डेयरी जो है उसने लैम्प के गार्डन में प्रवेश किया था। क्वेश्चन लास्ट है बच्चों, नहीं लास्ट नहीं है, पांचवा अभी तो। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका? लेखक अंटार्कटिका पहुंच करके कैसा फील करता है? अनसेटिस्फाइड फील करता है, ग्रेट रिलीफ फील करता है, ग्रेट सोरो फील करता है, या ग्रेट फियर फील करता है? तो ग्रेट रिलीफ फील करता है, क्योंकि 100 घंटे की यात्रा जो है उसने अलग अलग व्हीकल्स के माध्यम से पूरी करी थी, वहां जाके उसे एक रिलीफ फील होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि जिटकाला सा लाइक सिंकिंग ऑन द फ्लोर व्हेन शी वाज वॉकिंग टू द, कि जिटकाला जब कहाँ जा रही थी तब वो अपने आप को सिंकिंग फील कर रही थी। वो डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी, रीडिंग रूम की तरफ जा रही थी, कॉमन रूम की तरफ जा रही थी, या प्ले ग्राउंड की तरफ जा रही थी? तो बच्चों जब वो डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे वो सिंकिंग कर रही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स प्रिंटेड मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो बिल्कुल आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। ये 12वां प्रश्न है, ये 13वां, उसके बाद देखो ये और 17वां, और उसके बाद में फिर ये है बच्चों 18वां क्वेश्चन। 18वें के आंसर्स भी हमने यहाँ पे आपके लिए रेडी करके दिए हैं, ये सारे के सारे, और ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो ये तो था हमारा बच्चों, आपको बता दूं कि ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है जो हमारे पास। इसके जो 4 पेपर्स है ना, तो 4 में से हमने अभी 2 कर दिए हैं। पहला एक पहले ही आपको मिल गया, ये दूसरा कंप्लीट हुआ है, मतलब 4 में से तो ये पहला हुआ, लेकिन एक और हमने मॉडल पेपर किया था, तो इस तरीके से हमने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट किए हैं। अभी हमारे पास 3 और बचे हुए हैं। तो अगर आप लोग कहोगे कि तीनों सर और करवाने हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, तो मैं तीनों करवा दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास दिन बचा है सिर्फ 1, और 1 दिन में अगर आप कहोगे तो मैं मेहनत करके तैयार कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम में है ना, देखो चीजें तो बहुत पढ़ ली आपने, साल भर तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा फीलिंग आपको मिले, है ना। एक बार आप रेडी हो जाओ पूरी तरह से, क्योंकि अब एग्जाम में जाकर के ही अगर आप पेपर देखोगे, पेपर कैसा आएगा आपको, तो उससे पहले ही आप एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाओ, है ना। जितने ज्यादा से ज्यादा पेपर कर सको उतने करो। इसीलिए ना कई बच्चे तो जितने भी पेपर मिलते हैं उसको आप देखो, एक्सीलेंट है, डेस्क वर्क है, जो मॉडल पेपर जारी करते हैं 9-9 10-10 इनके मॉडल पेपर्स होते हैं। कई सारे कोचिंग सेंटर्स वाले, कई सारे लोग जो है ना मॉडल पेपर्स पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी करने के बाद में जैसे जैसे मॉडल पेपर सॉल्व करोगे उसके सामने आपको सामने कई प्रकार की कठिनाई आएगी। आपको लगेगा ये तो ये मैंने तैयार किया था, लेकिन पता नहीं इसमें क्या होगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। कई बार ये होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो खूब करते हैं, लेकिन बिल्कुल अभ्यास नहीं करते और सीधा एग्जाम में जाके लिखते हैं और वहां पे उनका डब्बा गोल हो जाता है। कई बच्चे कम पढ़ते हैं लेकिन वो ज्यादा मॉडल पेपर्स पे ध्यान देते हैं, उनसे पैटर्न पता चल जाता है। अच्छा, पहले प्रश्न में इसको ऐसे करना है, दूसरा प्रश्न ऐसे आएगा, तीसरा ऐसे आएगा, ग्रामर ऐसे आएगी, कंपोजिशन ऐसे आएगा, और जो शॉर्ट कंपोजिशन कैसे लिखना है, ग्रामर को कैसे करना है, लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखना है। ये जितना मॉडल पेपर्स करोगे उतना जो है वो बच्चों आपको फायदा होगा। तो अगर आप कहोगे तो जो 3 मॉडल पेपर हमारे पास और बच्चे मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा जो मैंने नंबर दिए थे, एक बार फिर से मैं आपको मेरे नंबर दे देता हूं। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हाय हेलो कुछ भी लिखोगे तो हमारी जो लिंक है, हमारे ऐप के लिंक, हमारे वेबसाइट के लिंक, हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक, हमारे इसकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक, कोर्सेज की प्लेलिस्ट की सारी लिंक आपको मिलेगी। उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे भी ये पीडीएफ शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे हमारी लाइव क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन आता है। साथ ही साथ बच्चों वहां पे हमारी जितने भी जो क्लासें होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा हमारा जो ऐप है बच्चों, एजुकेशन राइज, EDUCATION, इस एजुकेशन राइज ऐप में इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आपको वहां से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस नंबर पे जब मैसेज भेजोगे तो लिंक मिलेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो इंग्लिश का कोर्स है, हमारे सारे कोर्सेज हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी, सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं। तो उस कोर्स में जो इंग्लिश का कोर्स है, उस इंग्लिश के कोर्स का जो कंपोजिशन वाला भाग है, COMPOSITION, वो कंपोजिशन वाला पार्ट हमने बच्चों आपके लिए फ्री कर दिया है। वहां पे आपको कोई पैसा नहीं देना है उस कंपोजिशन को, और साथ ही साथ ग्रामर जो है वो टोटली हमने फ्री कर दिए। आप इस ऐप में जाएंगे, सारा कोर्स है उसमें नीचे जाते रहेंगे, नीचे वहां पे जो कंपोजिशन आएगा और साथ ही साथ ग्रामर आएगी, उसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। टोटल आपको ग्रामर मिलेगी, पीडीएफ भी वहां पे मिलेगी, वीडियोस भी वहां पे आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा वो नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे। आज शाम को 7 बजे हमारी होगी मैराथन क्लास, आप बिल्कुल रेडी होकर के आएंगे। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अगर आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम से पहले आज और कल 2 दिन हमारी मैराथन क्लास चलने वाली है, तो शाम को 7 बजे बिल्कुल रेडी रहना है। नोटिफिकेशन आपको इस नंबर के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी है ये क्लास आपको मुझे जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए, हम कर रहे हैं जो अपने 4 इवैल्यूएशन पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन, और उसमें ये पहला मॉडल पेपर है, इसका दूसरा भाग है। पहले मॉडल पेपर का पहला भाग हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो उनको यहाँ ऊपर आई बटन पे लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, एक्चुअली पहले मैंने भी नहीं देखा था इन पेपर्स को, लेकिन आज जब मैंने इन पेपर्स को देखा तो बहुत अच्छे लगे मुझे, और मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को मैं इसका सॉल्यूशन करा दूं, तो आप लोगों के काम आ जाएगा। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। जो पैसेज है, अनसीन पैसेजेस बहुत अच्छे पैसेज हैं, और कंप्लीटली मैं सॉल्यूशन कराऊंगा एक एक क्वेश्चन का। विशेष करके जो सिनोनिम एंटोनिम वाले जो 2 क्वेश्चंस होते हैं सेकंड वाले उसमें क्वेश्चन में, वो भी देखेंगे, और ऊपर वाले में 3 होते हैं, वो हम पहले ही कर चुके हैं, तो वो भी देखेंगे। साथ ही साथ जितने कंपोजिशन वाले हैं, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, है ना, ग्रामर, सब कुछ हम करने वाले हैं। अगर एक क्लास में कंप्लीट नहीं होता है तो हम टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, लेकिन कंप्लीटली आपको मैं समझा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन से, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। और बच्चों, पीछे इसके अलावा 3 और बचे हुए हैं। अगर आप लोग कहोगे तो उन तीनों का भी सॉल्यूशन करा दूंगा। एक्चुअली हमारे पास अब बचे सिर्फ 2 दिन, तो मैं कोशिश करके, अगर आप लोग कहोगे तो करवा दूंगा, नहीं तो फिर अपन इस मॉडल पेपर को करके रहने देंगे। तो देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है, अब जैसे कि मैंने जो टेक्निक बताई है ना, आपको सबको याद होगा। क्या टेक्निक है कि हम अनसीन पैसेज जब हल करें तो हमें पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जनरली सामान्यतः ये कहा जाता है कि पहले आप पैसेज पढ़िए, एक बार हल्का पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर दोबारा से पैसेज पढ़िए, फिर उसमें से जो आंसर मिलते हैं उनको लिखिए, नहीं मिलता तो फिर और पैसेज पढ़िए। तो ऐसे आप 3 बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा, हो सके किसी को 4 बार भी पढ़ना पड़े। तो मेरी जो टेक्निक है वो ये कहती है बच्चों कि बिना पैसेज पढ़े आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ लो। पहले प्रश्न पढ़ो, जैसा कि मैं पिछले 2-3 आपको हल करा दिए आंसर पैसेज, तो आपको पता लगा होगा ना कि पहली बार में ही हमारे सारे क्वेश्चंस राइट होते जा रहे हैं, हमें दूसरी बार पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बार तो क्या, कई बार तो कंडीशन ऐसी होती है कि हमें पहली बार में भी पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, आधा पैसेज पढ़ते ही हमारे सारे क्वेश्चंस मिल गए, तो हम पूरा क्यों पढ़ेंगे, क्यों अपना टाइम खराब करेंगे। हम टाइम बचाएंगे। इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों, तो इसीलिए ध्यान देना कि पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो देखो, यहां पर भी हम इसी टाइप से शुरुआत करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, आप देखेंगे यहां पे दूसरा है। इससे पहले वाला जो है ना, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये जो दूसरा प्रश्न है, इस दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न दिमाग में रखेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, मैं इधर आ जाता हूं ताकि आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से दिख जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि वेयर इज साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम, नमक कहां से बनाया जाता है, नमक कहां से निकाला जाता है। ठीक है, हम दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन याद रखना ये जरूरी है। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो हड़बड़ाहट मत रखना एग्जाम में, शांत माइंड से आराम से पहले क्वेश्चन पेपर को देख लेना और एक एक करके सारा हल करना शुरू कर देना। दूसरा पेपर के क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज इट पॉसिबल टू स्टोर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट रेफ्रिजरेटर, यानी बिना रेफ्रिजरेटर के भोजन को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। पैसेज में दिया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना, हमें अपने मन से कुछ भी नहीं देना है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि हाउ मच साल्ट शुड एन एवरेज पर्सन टेक डेली, एक एवरेज व्यक्ति को प्रतिदिन कितना नमक खाना चाहिए, कितना नमक लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पैसेज हमें आंसर देंगे, हम डॉक्टर नहीं बनेंगे भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज क्लोराइड मेंटेन, क्लोराइड क्या मेंटेन करता है, हमें नहीं पता, पैसेज में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जवाब देंगे बच्चों।
नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है अगला, कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग एनफ ऑफ समथिंग। किसी चीज को पर्याप्त मात्रा में न लेने की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, इसका भी हम इसमें आंसर ढूंढेंगे। और लास्ट में क्या लिया हुआ है, लास्ट में लिया हुआ कि राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डिसएग्री फ्रॉम द पैसेज। तो इस पैसेज में से हमें ढूंढना है डिसएग्री का क्या अर्थ है। बच्चों एक बार थोड़ा सा मैं देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके बाद में हाँ हो रही है। चलो अब देखो, मैं 1 मिनट रुकिए जस्ट। चलो अब देखो, हम अब एक एक करके कर लेते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब पहले सारे क्वेश्चन हमें याद हैं, पहला क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, सब हमें याद हैं। तो हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा वहां वहां पे मैं आपको बताता जाऊंगा। शुरू फटाफट से पढ़ेंगे। साल्ट, अ मिरेक्युलस गिफ्ट ऑफ नेचर, इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड अमेजिंग मिनरल ऑन द अर्थ, डिराइव्ड फ्रॉम द सी एंड रॉक्स। मिल गया हमें एक प्रश्न का आंसर बच्चों। क्या प्रश्न था, प्रश्न हमारा ये था कि नमक कहां से बनाया जाता है, नमक कहां से निकाला जाता है। पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न ये था देखो कि वेयर इज साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम, नमक कहां से निकाला जाता है, कहां से प्राप्त किया जाता है। तो नमक जो है बच्चों वो आप लिखेंगे कि साल्ट, यहां पे लिखा हो ना साल्ट, आप सीधा यहां लेंगे, ये बीच वाली चीज आपको नहीं लिखनी है, ठेठ यहां से लेके हाँ यहां तक नहीं लिखना, ये मैंने काट दिया। आप लिखेंगे साल्ट, फिर लिखेंगे इज डिराइव्ड फ्रॉम द सी एंड रॉक्स। ओके, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अभी एक लाइन पढ़ी, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डू यू नो दैट इट इज द ओनली रॉक दैट ह्यूमंस कैन ईट, साल्ट हैज सीजन्ड आवर हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड फूड, बिसाइड्स मेकिंग न्यूट्रिशियस फूड मोर palatable. It is used in all bakery products, prepared foods, sauces, soaps, spices, cereals, dairy foods, meats, and poultry. It is also an extraordinary effective food preservative, retarding the growth of spoilage by microorganism and making food storage possible for लॉन्ग विदाउट रेफ्रिजरेटर। एक और क्वेश्चन का हमें आंसर मिला। प्रश्न क्या था कि लंबे समय तक हम भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर। हाउ इज इट पॉसिबल टू स्टोर फूड फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट रेफ्रिजरेटर। तो देखो बिना रेफ्रिजरेटर के हम भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं बच्चों, यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है कि हाँ इट मीन्स कौन, इट मीन्स जो साल्ट है ना, साल्ट है, इट फॉर साल्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साल्ट, इट नहीं लिखेंगे। साल्ट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्टिव फूड प्रिजर्वेटिव, ये भोजन को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही अत्यधिक एक इफेक्टिव जो है वो क्या कहते हैं कि एक इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव है, सुरक्षित रखने का साधन है। क्या करता है, रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज। ठीक, यहां से लेके आप बच्चों यहां तक आंसर लिख सकते हैं। यहां विदाउट रेफ्रिजरेटर साल्ट जो है वो भोजन को सुरक्षित रखने में हमारी हेल्प करता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन करें, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें हमारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिलते जाएंगे। क्या लिखा है कि हाउ मच साल्ट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि भोजन जो है वो मनुष्य के खाने के लिए कितना जरूरी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स एग्री दैट एवरीवन शुड प्रैक्टिस सम रीजनेबल मॉडरेशन इन साल्ट कंजम्पशन फॉर एन एवरेज पर्सन। ध्यान देना, एक एवरेज पर्सन को कितना नमक लेना चाहिए प्रतिदिन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एन एवरेज पर्सन अ मॉडरेट अमाउंट माइट रन फ्रॉम 4 to 10 grams अ डे। तो एक दिन में किस व्यक्ति को कितना लेना चाहिए, 4 से लेके 10 ग्राम। तो ये हमारे एक और क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमें मिल गया, और वो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच साल्ट शुड एन एवरेज पर्सन टेक, तो आप लिखेंगे 4 to 10 ग्राम। नेक्स्ट अब चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब देखो
आधा पढ़ा है और हमें आधे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब हमें पूरा नहीं पढ़े तो हमारा देखो ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों एक जगह लिखा हुआ है कि क्लोराइड, एक प्रश्न आया था ना, क्लोराइड मेंटेन्स, क्लोराइड क्या मेंटेन करता है? तो क्लोराइड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर बिटवीन द लिविंग सेल एंड इट्स एनवायरमेंट। बस ये हो गया, ये क्लोराइड जो है वो मेंटेन करता है। तो ये हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा कि हाउ मच शुड एन एवरेज पर्सन, व्हाट डज क्लोराइड मेंटेन। तो क्लोराइड क्या मेंटेन करता है, हो गया हमारा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ अगला क्वेश्चन है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग एनफ ऑफ समथिंग। किसी चीज को पर्याप्त मात्रा में न लेना, मतलब किसी चीज की कमी। तो कमी के लिए बच्चों यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पे जब हम भोजन को नमक को भोजन में पर्याप्त नमक नहीं लेना, तो यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों, डेफिशिएंसी, है ना। एक डेफिशिएंसी एक शब्द यहाँ पे आया है। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, मेंटेन पॉपुलर, और यहाँ पे डेफिशिएंसी एक वर्ड आया है बच्चों। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि ये रहा, यहाँ पे देखो हमने आगे नहीं पढ़ा, अगर पढ़ते तो यहाँ मिल जाता है। ये रहा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स कमी किसी चीज की। क्या कहता है? डेफिशिएंसी साइंस इंक्लूड लेथार्जी, लेजीनेस, क्रैम्प्स एंड पैल्पिटेशंस। हाँ, तो ये डेफिशिएंसी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज इंस्टेड ऑफ, ये है डेफिशिएंसी। तो यहाँ लिखेंगे DEFICIENCY, डेफिशिएंसी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिसएग्री का आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो डिसएग्री का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा बच्चों एग्री, AGREE। तो ये आपको पैसेज में से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हमने किया है एक सेकेंड पैसेज हमारा, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, अब जब जो अगला क्वेश्चन है वो है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक योगा क्लास स्टार्ट करी है, तो इस पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। कैसे लिखना है मैं भी बताता हूं आपको, मतलब अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक मैं इसके लिए क्लास लेके आ रहा हूं विथ टाइप की हुई, मैं आपको PDF इसकी अवेलेबल कराऊंगा। हमने इसके लिए एक बहुत बेस्ट तरीके से एडवर्टाइजमेंट लिख के आपको अवेलेबल करवाऊंगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास आप अपनी रहेगी। उसके बाद एक नोटिस है जो आपको टॉपिक दिया उस पे टॉपिक पे, और एक्चुअली होता है ना इसका फिक्स पैटर्न होता है, बट आप फिक्स पैटर्न को रटिए मत, चिंता मत करिए आप। कई बार क्या होता है कि जैसे किताबों में पुराने पैटर्न आते हैं, लेटेस्ट पैटर्न हमेशा सॉरी चेंज होते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न मैं आपको भी बताऊंगा, आप एग्जाम में लिख देना, निश्चित रूप से आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसी चीजें हमने तैयार करी है। ये चौथा पूरा पेपर, ठीक है, और ये कंप्लीटली। तो अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जाए उससे पहले इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ ये जितने भी अपने जो कंपोजिशन है, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, इस पर हमारे ऑलरेडी हमारी क्लासें जो है वो पहले से ही यूट्यूब पे हमने अपलोड कर रखी है। अगर मान लीजिए आपको चाहिए जैसे नोटिस, है ना, आपको जैसे नोटिस, तो आप लिखेंगे नोटिस बाय एजुकेशन राइज, यूट्यूब पे सर्च करेंगे NOTIC, नोटिस बाय एजुकेशन राइज, है ना, EDUCATION, एजुकेशन राइज। जैसे ही आप यूट्यूब पे ये सर्च करेंगे तो आपको हमारे द्वारा बेस्ट तरीके से जो नोटिस दिया हुआ है वो मिलेगा। मतलब इसका तो मैं अभी अवेलेबल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले हमने अलग अलग जो सब टॉपिक पर नोटिस आपको अवेलेबल करा दिए हैं। ओके, इसी तरीके से अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, आपको रिपोर्ट चाहिए, आपको जो लेटर है, लेटर टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, एवरीथिंग हमने सारी चीजें अवेलेबल करा दी है। आपको लिखना है लेटर टू एडिटर बाय एजुकेशन राइज, आप लिखेंगे LETTR, लेटर टू एडिटर। आपको यूट्यूब में ये लिखना है लेटर टू एडिटर बाय आप लिखेंगे, और बाय करके यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे एजुकेशन राइज, है ना, एजुकेशन राइज। लिखना भी नहीं है, आप अगर सॉरी आप वहां पे बोलोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे जो बोलने वाला ऑप्शन होता है उस पर आप बोलोगे लेटर टू एडिटर बाय एजुकेशन राइज, रिपोर्ट राइटिंग बाय एजुकेशन राइज, लेटर राइटिंग बाय एजुकेशन राइज,
और इंग्लिश ग्रामर बाय एजुकेशन राइज, आप इंग्लिश का कोई खास टॉपिक जैसे फ्रेजल वर्ब्स बाय एजुकेशन राइज, सिंथेसिस बाय एजुकेशन राइज, कंजंक्शंस बाय एजुकेशन राइज, एवरी टॉपिक आप बाय एजुकेशन राइज लिखोगे तो आपको हर टॉपिक मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके अलावा ये नंबर जो है, आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए बच्चों, 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, हाय हेलो कुछ भी भेजेंगे तो हमारी लिंक आपको मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक, ऐप की लिंक, वेबसाइट की लिंक, सबकी लिंक। तो जो बच्चे इसकी पीडीएफ चाहते हैं, इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहते हैं, वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे मैसेज करना है, खाली रिप्लाई का वेट मत करिए, मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा इतने सारे बच्चों को। आप तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक हाथों हाथ मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको जब क्योंकि ज्वाइन करने के बाद जो मटेरियल शेयर किया जाएगा वो आपको मिलेगा, और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पुराना जो हमारा सारा मटेरियल है वो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पर आपको हमारे ऐप की लिंक मिलेगी जिसमें हमने इंग्लिश का जो कंप्लीट कोर्स है उस कंप्लीट कोर्स का केवल जो कंपोजिशन वाला भाग और ग्रामर वाला भाग है वो हमने टोटली ओपन कर दिया है विदाउट एनी प्राइस, मतलब बिना किसी पैसे के आप वो कंपोजिशन और ग्रामर टोटल पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके कंटेंट में जाएंगे और कंटेंट में वहां पे आप नीचे जाएंगे, सेक्शन वाइज सारा कंप्लीट कोर्स हमारा अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। तो अभी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट सेक्शन बी के साथ में अगली क्लास में, जहां पे सेक्शन बी भी करेंगे और ग्रामर भी करेंगे। ठीक है, तो और कंप्लीट पेपर उसमें करवा देंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।